वेलकम बैक। और एशिया कप जारी है और अब पाकिस्तान टीम इंडिया से भी मद्दे मुकाबिल होगी 21 तारीख को। लेकिन उससे कबल अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के हवाले से, पाकिस्तान के लिए कुछ ख़ास अच्छा नहीं रहा। गो कि पाकिस्तान टीम फाइनल 4 में ज़रूर क्वालिफाई कर चुकी है पाकिस्तान टीम, लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। क्या वजूहत हैं ये ज़रूर पूछूंगा मैं इस वक्त आमिर सरफराज साहब से, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले श्रीलंकन बैटर मेंडेस की, जो उन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त फतह दिलाई है श्रीलंकन टीम को, फाइनल 4 में पहुंचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनका रहा है यहाँ पर श्रीलंकन टीम को। आमिर साहब, हमारे बैटर्स की अगर हम थोड़ी बात करें इस टूर्नामेंट में, हमने ओमान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की, हमने यूएई के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की और फिर हम इंडिया के ख़िलाफ़ शिकस्त का सामना करना पड़ा। डाउनफॉल कहाँ देख रहे हैं? हमारे ओपनर्स रन नहीं कर रहे, मिडिल ऑर्डर्स हमारे रन नहीं कर रहे, तो आप समझते हैं कि हमने तो कोई तैयारी ही नहीं की। 10 टीम हम कहते रहे कि बड़ी ज़बरदस्त टीम हमने T20 की सिलेक्ट की है इस एशिया कप के लिए, लेकिन सब का सब यहाँ पर आपके सामने एक्सपोज हो गए हैं। हालांकि होम विकेट कहलाती है पाकिस्तान के लिए यूएई। मुझे ऐसा लगता है शहजाद अमीन साहब के यूएई की जो पिचेस हैं और उसमें वो थोड़ा सा ट्रिकी हैं और उस पर बैटिंग करना कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। और आपने देखा होगा कि वो इवन पार्ट टाइम स्पिनर्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आप साइम को देख लीजिए कि जिस तरह से वो इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, और मोहम्मद नबी जो हैं ठीक है काफ़ी अरसे से गेंद कर रहे हैं, उनका भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, कल बहुत अच्छी गेंदें की उन्होंने। और इसी तरह दीगर जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छी गेंदों का मुजाहरा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा एक तो यह है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स आपको नज़र नहीं आ रही, गो के बड़ी अच्छी आमिर साहब आपने बैटिंग विकेट फ्रेंडली कही है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की विकेटों को देखें, यूएई की विकेटों को देखें, शारजा की विकेट को देखें, दुबई की विकेटों को देखें, तो सेम हमें यही विकेटें मिलती हैं। हम होम ग्राउंड किस लिए कहते हैं? इसीलिए कहते हैं दुबई, शारजा, यूएई को, कि वहाँ पर हमने अपना दूसरा होम कंडीशन बनाया हुआ है। तो वहाँ हम जाकर फ्लॉप हो रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त तो इंडिया का होम ग्राउंड है वो, क्योंकि इंडिया का इवेंट था जो वहाँ हो रहा है। बहरहाल वो आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ऐसी विकटों पे खेलने के लिए हमारे बैट्समैनों को ऐसी क्या किसी भी किस्म की विकटें उस पर तैयार होना चाहिए, और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। दूसरी तरफ बात यह आ जाती है कि मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के दो होनहार क्रिकेटर, दो होनहार ओपनर्स जिनकी बहुत अच्छी काविशें माजी में रही हैं, साहिबजादा फरहान अनफॉर्चुनेटली वो रन नहीं कर पा रहे हैं, और साइम अयूब जिनको दुनिया के अंदर एक उभरता हुआ ओपनर तस्लीम किया जाता था, वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर था, मुस्तकिल वो एज ए बैट्समैन फेल हो रहे हैं, बल्कि बुरी तरह फेल हो रहे हैं। और उनके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें कि फ़खर ज़माने के एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी इनिंग के अंदर भी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ तक हमारे कप्तान सलमान अली आगा की बात है, वो यकीनी तौर पे शायद T20 के मुकाबले में वनडे और टेस्ट मैचेस के लिए शायद बेहतर असासा हो सके, या खुसूसन वनडे क्रिकेट के लिए। इसी तरह अगर आप पीछे आते हैं तो एक हमें एक सरप्राइज पैकेज हमें मिला है हसन नवाज की सूरत में, जिसने एज ए ओपनर एक सेंचुरी ज़रूर की थी, लेकिन कोई खातिर खा उनकी टेक्निक लोगों ने पसंद नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जब वो मिडिल एंड लेट ऑर्डर पे बैटिंग करने आए तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया, और वहाँ दुनिया ने देखा कि वो एक बहुत उभरता हुआ और एक बहुत शानदार क्रिकेटर है और बड़ा थिंकिंग क्रिकेटर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इन विकटों पे और इन अपोनेंट्स के खिलाफ कामयाब नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये जो 3-4 प्लेयरों के मैंने नाम लिए हैं, या 5 प्लेयर, यही वो 5 प्लेयर थे कि जिन पे पाकिस्तान बैंक कर रहा था, इनको सपोर्ट कर रहा था, और इनकी कारकर्दगी जो थी वो पाकिस्तान की फतूहात में एक हिस्सा डाल सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग अपनी अच्छा, जहां पर हमारे बैटर्स रन नहीं कर रहे हैं आमिर सरफराज साहब, हमारे पास मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त एक नहीं 4-4, 5-5 ओपनर्स हैं। हसन नवाज हम ओपनर्स के तौर पर लेकर आए थे टीम में, मिडिल ऑर्डर पे खेल रहे हैं, स्ट्रगल हम ओपनिंग में कर रहे हैं। आपके पास कभी साइम रन नहीं कर रहा है, और साइम ने तो इस टूर्नामेंट में खाते ही नहीं खोला अब तक, वो तो अलग सी चीज़ है। लेकिन आप यहाँ पर जो है तब्दीलियाँ कर सकते हैं। हसन नवाज आपके पास मौजूद है, मोहम्मद हारिस आपके पास है जो ओपनर मौजूद है, फ़खर ज़मान ऑलरेडी खुद ओपनिंग करते हैं आपके पास है। जब ओपनर रन नहीं कर रहे हैं साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, तो आप नंबर पर शक्लिंग कर सकते हैं। आप साइम को नंबर 3 पोजीशन पर भेज सकते हैं या नंबर 4 पोजीशन पर भेज सकते हैं। गो के उनके पास अब इस टूर्नामेंट में
खाता अब उन्हें खोलना भी है या नहीं खोलना, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, या उन्हें मैचेस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये तो मैनेजमेंट ही बताएगी, कप्तान बताएगा कि इंडिया के खिलाफ क्या उन्हें मौका दिया जाएगा एक दफ़ा फिर इस टीम में खेलने का। लेकिन यहाँ आप समझते हैं कि थोड़ी सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए अगर किसी बैटर के साथ रन नहीं है। हम 6-7वें नंबर पर हारिस को खिला रहे थे, हमने जब ऊपर लाया तो हमने देखा कि ओमान के खिलाफ उन्होंने कुछ रन किए, फिर 20-30 के करीब वो रन करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि 7वें-8वें नंबर पे उनसे रन नहीं हो रहे थे। तो यहाँ आपके पास रेगुलर ओपनर भी मौजूद हैं और T20 फॉर्मेट में तो सब कुछ हो सकता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि जब हमें अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर ही जाना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मजीद अभी, तो टीम की लाइनअप के अंदर शफलिंग करके जो हमारे पास दीगर ओपनर हैं उनको टीम का हिस्सा बनाने से मुराद मेरी है कि टॉप ऑर्डर में लाके और उनसे रिजल्ट लेने की कोशिश की जाए। एक चीज़ पाकिस्तान की नाकामी के अंदर एक किरदार हारिस का भी है, मोहम्मद हारिस का भी, और मोहम्मद हारिस एज ए विकेट कीपर बैट्समैन जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि चूँकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इस मेयार की नहीं है तो सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर फौरी तौर पर अगर एक तब्दीली भी टीम में की जाए तो वो मोहम्मद हारिस की जगह साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा कर, क्योंकि वो भी पार्ट टाइम नहीं है, पार्ट टाइम नहीं है। अच्छा, एक बात और उनकी जगह पे बॉलिंग ऑप्शन या ऑलराउंडर जो है आप टीम के अंदर डाल के, खासतौर पे अगर आप सर रेगुलर मुस्तहकम बैटर आप मिडिल ऑर्डर पर स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आमिर तो आपके पास है हुसैन तलत मौजूद है, आप उन्हें खिला सकते हैं मिडिल ऑर्डर पे, जबरदस्त बैटिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा प्लेयर कि जो कि बैटिंग करना जानता हो और अगर आपके पास वो एडिशनल सब मौजूद है, आप उन्हें चांस तो दें, जब भी चांस मिला परफॉर्मेंस दी। मैं फुली तौर पे आपकी इस बात से एग्री करूंगा, और जिसमें अगर इनकी जगह पर फ़हीम अशरफ या हुसैन तलत को चांस दे दिया जाए तो वो शायद बेहतर रहेगा। अब जहाँ तक बात आती है कि जी लोग ये सवाल कर सकते हैं कि जी साइम को क्यों ड्रॉप ना करें, तो साइम को ड्रॉप इसलिए ना करें कि वो इस वक्त एज एन ऑलराउंडर टीम के अंदर मौजूद, यानी उसने अपनी पोजीशन बनाई है और इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर है और सबसे ज़्यादा आपको अप फ्रंट जो विकेटें लेके दे रहा है वो साइम अयूब है। तो अगर उसको आपने बाहर कर दिया, ठीक है, रन्स नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली उसको रन्स करना चाहिए, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रन्स करना है, विकेट लेना नहीं है, लेकिन आप उसको चाहे शफल कर दें, 3, 4, 5, 6 पे ले जाएं, लेकिन जो है वो उसका टीम में होना अच्छा, जरूरी है। बड़ी अच्छी बात की। हम बहुत ज़्यादा इनिसार यहाँ पर कप्तान भी कर रहे हैं, कोच माइक हसन भी कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर खिला रहे हैं टीम के अंदर, मुस्तहकम हम ना बैटर खिला रहे हैं ना बॉलर्स खिला रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान मुझे नज़र आ रहा है T20 में। लाजमी नहीं है कि हमने बहुत से मैचेस ऐसे देखे हैं कि पाकिस्तान ने 20 ओवर्स पूरे नहीं खेले हैं, अपने 20 ओवर T20 में अपने पूरे नहीं खेले हैं, लेकिन यहाँ अगर मुस्तहकम बैटर आपके पास मौजूद होगा, उसके अलावा आपके पास परफेक्ट बॉलर मौजूद होगा, तो शायद रीज़न कुछ और नज़र आए मैचेस का। आपके पास सलमान मिर्ज़ा मौजूद हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर, जो इस विकेट पे मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बॉल कर सकते हैं, बड़ी हेल्प मिल सकती है उनको इस विकेट पे, लेकिन आपने उसे भी बाहर किया हुआ है। फिर ऑलराउंडर्स की आप बात कर रहे थे, फ़हीम अशरफ एक अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन अभी मज़ीद मैच्योर होना है उसने। लेकिन हम देखते हैं कि उसी के बराबर का एक और ऑलराउंडर टीम में मौजूद है, वसीम जूनियर, लेकिन आप उसे वसीम जूनियर को नहीं खिला रहे हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है हमारी टीम के अंदर कि 10 ओवर्स के अंदर हमारे पास बॉलर्स ऐसे नहीं है जो विकेटें निकाल सके, लेकिन कुछ अरसे कबल यही बयान कोच भी देते रहे, यही बयान कप्तान भी देते रहे कि वसीम जूनियर हमारे लिए 10 ओवर्स के अंदर एक बेहतरीन बॉलर हमें मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि डग आउट पे बैठा है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इस बात से भी आपकी फुली मुत्तफिक हूँ, यानी इसको इंडोर्स करता हूँ कि हमें वसीम जूनियर की तरफ भी देखना चाहिए, और जो एक प्लेयर को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, इसमें असल में मसला ये है कि उनकी बॉलिंग की सलाहियतें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बैटिंग। अच्छे ऑलराउंडर हैं, अपकमिंग हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान का इंशाल्लाह असासा बनेंगे, लेकिन अभी चूंकि रिसेंट पास में हमने ये देखा कि हुसैन तलत ने एज बैट्समैन या फ़हीम अशरफ ने एज बैट्समैन जो है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, तो चूंकि हम बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं इसलिए मैंने वो 2 नाम लिए थे। अगर हम बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे होते तो मैं आपको डेफिनेटली ये सजेस्ट करता कि मोहम्मद हारिस विकेट कीपर की जगह पे साहबजादा फरहान से करवा के बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी शफलिंग करवा के और वसीम जूनियर को जो है टीम में लेकर आते, और उनको लाने के बाद जो है वो जो बॉलिंग के अंदर आप स्ट्रगलिंग कर रहे थे तो उस स्पेस से निकलने की उनके जरिए कोशिश करते। बहुत अच्छा सास हैं, बहुत अच्छा इस वक्त। लेकिन फ़हीम अशरफ से भी तो कप्तान कभी कभी एक ओवर करा रहे हैं, ये भी तो एक सवालिया निशान है कि वजह क्या है। मैंने इस वक्त जो कहा ना, एज आपके पास कवरिंग बॉलर मौजूद हैं वो, जबकि बैटिंग में उनके रन्स और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो जरा रिसेंट पास में अच्छा रहा है। तो मुस्तहकम बैटर खिला लेना आप,
डेफिनेटली हुसैन तलत जो है वो उनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएंगे जब आप बैटिंग को कंट्रोल करने या उसको देखने जा रहे हैं या उसको आपने कवर करना है। तो ये 2-3 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, लेकिन फौरी तौर पे जो चेंज करना चाहिए वो मोहम्मद हारिस की जगह पे आपको किसी ऑलराउंडर को, और हो सके तो बैटिंग ऑलराउंडर को टीम में लेकर आएँ, क्योंकि बॉलर्स जो हैं वो आप जो है वो मोहम्मद, अब हारिस रऊफ की आप बात कर लें। चले हारिस की तरफ आऊँगा आमिर सरफराज साहब। हारिस, उसके अलावा हसन अली टीम में मौजूद हैं, उस पर भी बात रहेगी। बड़ी ज़बरदस्त हसन अली की भी T20 में परफॉर्मेंस है, लेकिन क्या वजह है कि वो भी टीम का 11 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम नज़र आ रहा है, इस पर बात रहेगी। लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल कि ऑलराउंडर्स के ऊपर और वसीम जूनियर के ऊपर हम बात कर रहे थे कि दैट ओवर्स के अंदर एक अच्छा हमारे पास बॉलर मौजूद है, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं, इस पर बात रहेगी। और मज़ीद आमिर सरफराज साहब से बात भी करते हैं। आमिर साहब, जिस तरह अभी वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर वसीम जूनियर के हवाले से, तो आप समझते हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा मुकाबला, और प्लान ए में अगर हम देखें तो पहले मैच में फ़ेल हो चुके हैं, अब कौन सा प्लान लेके जाना चाहिए 21 तारीख को हमें इंडिया के ख़िलाफ़ खेलने के लिए? देखिए, मैं तो इस वक्त ये सजेस्ट करूँगा कि साइम का कॉन्फिडेंस ज़रा इस वक्त डाउन है। बॉलिंग की वजह से वो टीम में हिस्सा बनने के हकदार ज़रूर हैं, तो उनका बैटिंग ऑर्डर जो है कम से कम कुछ मैचों के लिए ज़रूर चेंज करना चाहिए। और दीगर जो ओपनर हमारे पास मौजूद हैं टीम के अंदर, चाहे वह हसन नवाज़ की सूरत में हो, लेकिन वो ज़रा पीछे सेट हुए हुए हैं, या फ़खर जमान है तो उनसे ओपन करा के आप, और वैसे भी 2-3-4 बॉलों के बाद आ जाते हैं तो ओपनिंग ही कर रहे हैं वो, तो आप उनके ज़रिए इनिंग का आगाज़ करवाएं। और थोड़ा सा ये है कि क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और वो तजुर्बाकार भी हैं, और साइम को 3 या 4 पे खिला के करें। दूसरा, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जो है, उनकी जगह साहबजादा जो फरहान है उनको ज़िम्मेदारी दी जाए, और इनकी जगह पे कोई एक ऐसा प्लेयर जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है उसको मौका दिया जाए, जिसमें हुसैन तलत की सूरत के अंदर भी एक आपके पास अच्छा ऑप्शन मौजूद है, और जो फ़हीम अशरफ हैं वो भी इस वक्त अच्छी तेज़ इनिंग खेल रहे हैं और फॉर्म में भी हैं, तो यकीनन वो भी एक अच्छा नेबल बदल हो सकते हैं। टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा एक दफ़ा फिर, क्योंकि इस टॉस पे अगर हम देखें तो जो मैचेस इंडिया के ख़िलाफ़ हम खेलते आए हैं, आखिरी 9 मैचेस, 8 में टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग कर रही थी। ये फील्डिंग करने वाली टीम हमने देखा कि 8 मैचेस में 9 में से 8 मैचेस में उन्होंने कामयाबी हासिल की हुई है। तो टॉस इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स की अपनी एक अहमियत होती है। जिस तरह आपने बताया कि 9 में से 8 मैचेस जो हैं वो जीते हुए हैं टॉस जीतने वाली टीम ने, तो डेफिनेटली इसका एक जो है वो इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो उस दिन वहाँ विकेट की और जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। फिर उसके साथ साथ आपने जो टीमें होती हैं उन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ और बॉलिंग स्ट्रेंथ को भी सामने रखना होता है, उनकी वीकनेसेस को भी सामने रखना होता है, और फिर फैसला करना होता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसकी बैटिंग लाइनअप इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, तो शायद उनको अगर वो टॉस जीत के बैटिंग करते हैं और जो कंडीशन थोड़ी टफ होती हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ उनको चाहिए कि वो इस वक्त टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग का फैसला करें और चेस पे जाएं। गो के बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं इस वक्त क्लिक कर रही, कंडीशंस उनको कुछ सपोर्ट कर जाएंगी, और कंडीशन सपोर्ट करने की सूरत में अगर बॉलर्स के हाथ में सही ग्रिप नहीं हो रहा होगा तो फिर उनको चांस मिल सकता है कि जो जिस तरह आपने कल देखा कि नूर जो है वो बॉल के ऊपर बार बार हवा मारे जा रहे थे और उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे दीगर अफगानिस्तान के बॉलर जो थे, और वो पूरी तरह से ग्रिप नहीं कर पा रहे थे बॉल को। सेकंड इनिंग के जो बॉलर्स थे या मैच की, तो वो हो सकता है कि वो आपको कंडीशंस का फ़ायदा हो जाए, और कंडीशन से ज्यादा हमें प्लेयर्स पे भी दारोमदार करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपको आपकी बैटिंग लाइनअप इस वक्त भी T20 के हिसाब से बुरी नहीं है। इशू क्या है कि 90 नंबर पे आपके शाहिद आफरीदी भी आकर 30-35 रन कर रहा है ना। जब मारने पे आते हैं तो नबी भी मार देता है, कुशाल भी खड़ा हो जाता है, कुशाल परेरा भी खड़ा हो जाता है, फिर वो जो दूसरा मेंडिस है के मेंडिस वो भी रन कर जाता है। तो हमारे प्लेयर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और करते भी रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ना कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हम चेज भी कर सकते हैं और हमारी टीम में पोटेंशियल मौजूद है।
सिर्फ हो ये रहा है कि अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। रोल कप्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बैकबोन होते हैं कप्तान है टीम के। यहाँ सलमान अली आगा से वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। आप समझते हैं कि यहाँ सलमान को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा एज ए कैप्टन? यकीनी तौर पे जो उनका रोल है वो इस वक्त बहुत अच्छा नहीं प्ले हो रहा है। वो कि इससे पहले की जो सीरीज़ थी उन तमाम सीरीज़ के अंदर उन्होंने हमें जो माजी के हमारे कप्तान थे उनकी कमी को पूरा मतलब उनकी कमी को महसूस नहीं होने दिया और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर टीम को लेके चले। टीम डेवलप भी हुई, लेकिन कुछ फतूहात के साथ साथ अगर हम अपने जो शिकस्तों की तरफ भी नज़र रखें और जो मुसलसल फेलियर है। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि जब आपकी बैटिंग के 4 मेन बैट्समैन रन्स ना कर रहे हों और 5वां जो विकेट कीपर बैट्समैन जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, दुनिया की हर टीम एक्सपेक्ट करती है कि वो भी एक अच्छा बैटर होगा, रन्स करेगा, जब ये 4 से 5 प्लेयर आपके मुसलसल नाकाम हो रहे हों तो कप्तान कोई भी हो शायद रिजल्ट तो लाखों रुपए लेने वाले कोचेस क्या कर रहे हैं? कोचेस ये कर रहे हैं कि वो ट्राई आउट कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं लोगों को, उनकी टेक्निक पे भी काम कर रहे हैं। माजी में एक कोच हुआ करता था, समझा सकते हैं, हेड कोच हुआ करता था, वो तमाम चीजों को देख रहा होता है। भाई हमारे पास बैटिंग कोच अलग है, फील्डिंग कोच अलग है, हमारे पास है बॉलिंग कोच अलग है, तमाम कोचेस अलग है, उनमें से एक मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, लोगों को ऑब्लाइज भी करना है, फॉर्मर क्रिकेटर्स बात दफा तो हमारे पास कोचेस भी नहीं होते थे, मैनेजर से काम चलाते थे। बात आपकी दुरुस्त है, माजी में ऐसा ही होता था कि नेशनल टैलेंट पे खेलते थे, लेकिन अब जरा क्रिकेट जो है ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गई है। इतनी प्रोफेशनल हो गई है यहाँ पर आमिर सरफराज, दुनिया की हर टीम T20 के अंदर 300 रन कर रही है, हम आज भी 170-80 पे घूम रहे हैं। इशू वही है कि अनफॉर्चुनेटली जो आपके पास बेस्ट स्लॉट थी, इसमें कोई दो आरा नहीं है, सबसे एक्साइटिंग प्लेयर थे जिन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए, जिन्होंने आपके PSL में रन्स किए, जो दीगर लीग्स के अंदर परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो मुसलसल नाकाम हुए। यही अच्छा, तो इससे कतई नजर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस वक्त ये 17 रुकनी जो स्क्वाड है ना पाकिस्तान टीम का, मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूं कि इससे बेस्ट टीम आपकी नहीं बन सकती थी। ये आपके वो बैटर्स थे, बॉलर्स थे, ऑलराउंडर्स थे जो डोमेस्टिक सीजन के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, तो यहां पर भी आकर उन्हें परफॉर्म करना था। लेकिन बात वही है कि ग्राउंड के अंदर शायद है यहाँ परफॉर्म करना भूल गया है। देखिए, एक चीज़ जो है ना मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपके पास टीम के अंदर एक शीट एंकर होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि जो दुनिया के बड़े बैट्समैनों में से एक बैट्समैन बाबर आजम T20 में पीछे खेलने को तैयार नहीं है। अगर वो 4-5 नंबर पे खड़े होकर यहाँ पाकिस्तान की टीम से खेल रहा होता तो शायद सिचुएशन दूसरी होती। आप समझते हैं इस टीम में बाबर की जगह बन रही है? बाबर की जगह डेफिनेटली बन रही है, लेकिन 4 से 5 नंबर रिजवान अब आप ये देखें कि हारिस अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यहाँ हारिस से बेहतर हमारे पास रिजवान था तो रिजवान से बेहतर सरफराज था। तो फिर चलो वो तो सरफराज ने तो साइडलाइन खुद इख्तियार कर ली ना। वो तो उसकी बदनसीबी है कि उसको टीम बनाने के चक्कर में उसके स्टैट्स खराब हुए, अब उसने लोगों को बनाया और खुद बिगड़ गया लोगों की नजर में, वरना उस जैसा कप्तान उस जैसा सलमान अली आगा कर रहे हैं। सलमान अली आगा ये नहीं कर रहा, वो नंबर 3-4 पे वो खेल रहा है, वो अपनी पूरी बारी ले रहा है। सरफराज को मैंने कल भी एक मैच के मैं हाईलाइट देख रहा था कि अपने से ऊपर इमाद को, फ़हीम अशरफ को, इवन हसन अली को ऊपर भेज के 8-9 नंबर के ऊपर, क्योंकि वो टीम के लिए खेल रहा था, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, वो अपने लिए नहीं खेल रहा था। बाकी भी प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, नहीं डिजर्व वो करता था, लेकिन उनको जैसे मैच की सिचुएशन थी तो उसने जिनको बेहतर समझा उनको आगे लेके गया, वो सेल्फिश नहीं हुआ। यहाँ रिजवान और बाबर का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो अलमिया ये है कि मोस्ट सेल्फिश प्लेयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री जो है ना, ये दोनों गुजरे हैं। इन्होंने कामयाबी तो दिला रहे थे पाकिस्तान को, कामयाबी मरूने मिन्नत थी, कभी शाहीन शाह के छक्कों की, कभी मोहम्मद आसिफ के छक्कों की, कभी वो हमारे जो इफ्तिखार चाचा के छक्कों की, हद तो हद वसीम जूनियर के छक्कों की, और आपका जो एक और नसीम शाह जो फास्ट बॉलर है उसके छक्कों की। इनकी अपनी परफॉर्मेंस चंद मैचों के अलावा कुछ भी नहीं थी। इन्होंने हमेशा जो है ना वो इस पोजीशन पे लेके खड़ा किया। इंडिया के खिलाफ कामयाबी आपको दिलाई। चंद मैचों का लफ्ज तो मैं एडमिट कर रहा हूं ना, उन चंद मैचों में से एक मैच वो भी है। और जहां 150 रन का मैच होता था वो खुद ओपनर डेफिनेटली होते थे, और जहां आप चाहे वो कोई ऐसा मैच हो जो स्ट्राइक रेट जहां पे ज्यादा चाहिए हो, जिसमें T20 का जो हमारा इंडिया के खिलाफ मैच था जिसके अंदर ये दोनों ओपनर्स बैटिंग करने नहीं आए और इफ्तिखार को और फ़खर जमान को बैटिंग के लिए भेज दिया, और उसके बाद एक नई इजाद आई जिसके अंदर शादाब खान को भेज दिया गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ चालाक और सेल्फिश प्लेयर थे कि अपने आप को बचा गए, दूसरों को गंदा कर गए। तो ये इनकी जगह पाकिस्तान की टीम में सिर्फ बाबर की वापस आने की है। आप बाबर को लेकर आए 4-5 के ऊपर अगर आपने खिलाना है, और अगर वो एग्री नहीं करता तो फिर दूसरी चॉइस आपके पास जो है, जो आपका एक
अच्छा, अभी ये नाम मैं जराए बोल रहा की हूँ, आपके left hand- खबरें हैं कि बाबर आजम ने खुद कहा है कि मैनेजमेंट को कि अगर ये मुझे एक open 4-5 secret नंबर है, पर ये एक ओपन सीक्रेट है, किसी ढकी छुपी नहीं है, वो इगोइस्टिक एक अप्रोच उनके अंदर आई हुई है कि मैं खेलूंगा तो इस नंबर पे खेलूंगा, वरना ओपनर नहीं या खेलूंगा। वन डाउन T20 नहीं, वन डाउन के लिए भी एग्री नहीं कर रहे हैं, वो 3-4 की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो ओपनर के लिए ही आ रहे हैं। जो अभी मैं नाम बोल रहा हूँ, एक लेफ्ट हैंडर जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का भी हिस्सा है, और एक जो कराची का सऊद शकील जो है, सऊद शकील या बाबर की जो टेक्निक है, इन जैसे प्लेयरों में से एक प्लेयर आपके पास होना चाहिए T20 फॉर्मेट के अंदर। T20 फॉर्मेट में जो दोनों में से कोई एक, दो नहीं, जो नंबर 4 या 5 के ऊपर जाकर के शीट एंकरिंग का रोल प्ले करे। और आपने T20 के अंदर जो आगाज करना है टीम का, वो ऐसे ही प्लेयरों को लेके चलना है, जो चाहे वो फखर जैसे हो, साइम जैसे हो, चाहे वो आपका साहबजादा फरहान जैसे हो, चाहे वो आप ये जो हसन नवाज है, इवन हारिस, इन जैसे प्लेयरों के साथ आप जो है ट्राई करें। अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि हारिस को इस टीम में नहीं होना चाहिए, अभी आप कह रहे हैं कि एज ओपनर उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। इन जैसे लोगों को, हारिस को नहीं कह रहा मैं बात कर रहा हूं माइंडसेट वाले, जो अपनी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जो सेल्फिश प्लेयर नहीं है, वो फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए बैटिंग करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन चले फॉर्मेट को मद्देनजर रखकर बैटिंग करते हैं। स्ट्राइक रेट तेज होना चाहिए, यकीनन जब स्ट्राइक रेट तेज होगा तो ऑलरेडी पाकिस्तान का स्कोर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मज़ीद जारी करते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर एशिया कप के हवाले से, तो एशिया कप में बहुत सी चीज़ें होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, मुतनाज़ा फैसले भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेफरी के फैसले भी नज़र यहाँ पर आ रहे हैं, एक्सक्यूज़ भी नज़र आ रहा है, सब कुछ हो रहा है इस एशिया कप के अंदर, और इस पर ज़रूर मैं बात करूँगा। और रेफरी को चोटें भी लग रही हैं, उस पर भी बात रहेगी। इस वक्त आमिर सरफराज साहब से थोड़ा सा डिफरेंट रहा है ये एशिया कप, यहाँ पर काफ़ी मुतनाज़ा फैसले होते हुए दिखाई दिए हैं, ख़ासकर अंपायर से, रेफरी से, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिस पे एक्सक्यूज़ हुआ। पाकिस्तान का लास्ट मैच अगर इंडिया पाकिस्तान का आप देख लें तो वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन करार दिया ग्राफ्ट ने, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हुई, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। एंडी ग्राफ्ट के इस बयान को आप कहाँ देख रहे हैं, पहले ये हमें बताएं। देखें, अब तो यही कहा जा सकता है कि जो हुआ ठीक हुआ, इस सेंस के अंदर कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, और पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया था और वो खेलने के लिए नहीं गए, जो टाइम उनका था, स्लॉट थी जिसमें स्टेडियम पहुंचना था, 1 घंटा लेट मैच शुरू हुआ, 1 घंटा लेट मैच शुरू हुआ, जिसकी वजह से दुनिया के सामने ये बात आई कि अब जो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान की बात भी आईसीसी अब मानेगा, और जायज़ बात हो ना। आप ये देखें, अच्छा मौक़िफ़ पर अटल रहना, हाँ, कितना अच्छा आप समझते हैं मोहसिन नकवी के। जहाँ इस वक्त जो हमारी रिसेंट पास्ट के अंदर इंडिया पाकिस्तान एक झड़प हुई थी, जिसमें पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हुए, और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का वो हाल किया कि वो ज़िंदगी में कभी इस शिकस्त को भूल नहीं सकते हैं। और वही फतूहात हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का फ़ख्र जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बुलंद हो गया है। अच्छा, अब जहाँ तक उसकी बात है कि एक वो वक्त हमें जैसे हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, दूसरा वो वक्त था कि जब पाकिस्तान ने स्टांस लिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आई तो फिर हम भी एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे। दूसरा वो मौका था रीसेंट पास के अंदर जो बड़ी खुशखबरी थी कि जी जिसकी वजह से वो स्टांस लिया और पाकिस्तान ने वो बात मनवाई, और एशिया कप इंडिया के बजाय आपने देखा कि इस वक्त यूएई के अंदर हो रहा है। और तीसरा, छोटी बात सही, लेकिन जब इंडिया, आपको पता है कि पाइक्राफ्ट जो हैं, ये एडी पाइक्राफ्ट जो हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया के मैचेस को सुपरवाइज करने वाले रेफरी हैं, और अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो इन्होंने 90 मैचेस के अंदर जो है जो इंडिया के थे उसमें एज ए रेफरी जो है वो किरदार अदा किया, और इनके अलावा कोई इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं कर सका। अच्छा, जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखते हैं
एंडी बाई क्राफ्ट। और इंडिया के हवाले से जिस तरह आमिर सरफराज साहब कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैच रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, अंपायर के फ़राइज़ अंजाम देते हुए नज़र आए, तो यहाँ एक सोच होती है आईसीसी की, और ये क्यों बेनिफिट दे रहे होते हैं यहाँ पर ऐसे रेफरी को, ऐसे एम्पायर को, या आप समझते हैं कि इंडिया का पुट ऑन आईसीसी के अंदर बहुत ज़्यादा है? इसमें कोई शक नहीं कि पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आईसीसी के अंदर इस वक्त जो इंडिया की पोजीशन है, कुछ लोग तो उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका जो असर रसूख है, जो पैसा इन्वॉल्व है, जो स्पॉन्सरशिप, दूसरी चीज़ें हैं। डेफिनेटली भाई, आप बड़ा मुल्क हो, आपके पास ज़्यादा पैसे वाले लोग भी हैं, और आपके यहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमारे यहाँ करना हराम है। बिल्कुल, डेफिनेटली वो ऐसी कंपनियां, ऐसे लोग उनके लिए आगे आते हैं, और जिसमें बैटिंग कंपनियां, सरोगेट और दूसरी चीज़ें जो हैं, चाहे वो ऑफिशियली अलाउ अब ना हो, लेकिन अनऑफिशियली तो सारे लोग वही हैं ना जो पीछे बैठ के उनको पैसा दे के और लेके चला रहे हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो थोड़ा सा इनको ये इस वजह से इनको एज हासिल हो जाता है, क्योंकि उनके कारोबार या उनकी आमदनियों के मुकाबले में तो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता ना। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसा बोर्ड इनके सामने छोटा हो गया है, जब भी इनकी डोमिनेंस है। लेकिन इस डोमिनेंस के बावजूद मोहसिन नकवी साहब ने, मेरे 50 उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, जो स्टांस लिया वो काबिल तारीफ है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक और चीज बड़ी अच्छी नजर आई यहाँ पर मोहसिन नकवी की, जो रमीज रजा और नजम सिटी के साथ उन्होंने जो मुलाकात की, आप समझते हैं बहुत अच्छी। मुंह से अल्फाज छीन लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि प्रीवियस बोर्ड के, जिनकी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी डिफरेंट लोगों से हो, इवन एक जगह पे ज़का अशरफ साहब भी ये नजर आए उनके साथ बैठे हुए हैं, तो ये 3 और 4 लोगों ने मिलकर जो फैसला किया है, और जो दीगर पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने मिलकर जो फैसला किया वो काबिल तारीफ है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये यूनानिमस डिसीजन था, और ये किसी बादशाह का डिसीजन नहीं था, ये किसी एक आदमी का डिसीजन नहीं था। और ये यही चीज पॉलिटिक्स में भी होनी चाहिए कि आप अपोजिशन को भी साथ लेके चलें, और मुल्क की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबको ऑन बोर्ड लेके चलें और आगे बढ़ें, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेके चलें। और इसी तरह यहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम सियासी पार्टियाँ भी एक होकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे तो यकीन पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नजर आएगा। आमिर सरफराज साहब कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। लेकिन साथ साथ है, क्योंकि पाकिस्तान के एक और एजाज़ मिलने जा रहा है, बल्कि मिल चुका है, और अब हम देख रहे हैं ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है। कराची इसकी मेज़बानी भी करेगा। और साथ साथ इससे कबल अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप से कबल वनडे वर्ल्ड कप भी शहर कायद में मुनक्किद हुआ था, और अब यहाँ पर एक दफ़ा फिर T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है ओवर 40 का। तो उस पर पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी मुंसलिक हैं यहाँ पर आमिर सरफराज साहब, उनसे ज़रूर पूछूंगा थोड़ा सा इससे टूर्नामेंट के हवाले से हमें ज़रूर बताएं कि कितने ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं। और ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है कि जहाँ पर हमें वनडे वर्ल्ड कप मिला ओवरसीज़ 40 का, तो वहाँ हमें एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमें मिलता दिखाई दे रहा है T20 वर्ल्ड कप। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 21 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक कराची शहर के अंदर पाकिस्तान की, क्या दुनिया की तारीख में अब तक शायद, या कम से कम पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि जहां 12 इंटरनेशनल टीमें आपस में एक दूसरे के मुखालिफ होंगी, और उन 12 टीमों के अंदर दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं। सिर्फ 2 नाम अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं, न्यूजीलैंड कुछ अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पे, गो के उनके 4 से 5 प्लेयर वर्ल्ड 11 का हिस्सा होंगे जो पाकिस्तान के अंदर हिस्सा ले रहे, इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, वो खेलने आ रहे हैं। और उनके अलावा इंग्लैंड को ट्रैवल एडवाइजरी की वजह से वो आखिरी मोमेंट में उन्होंने पुल आउट किया, तो फिर उसके बाद यही हुआ कि जी एक इंटरनेशनल टीम को और मदऊ किया गया, जो कि दुनिया के 9 ममालिक के प्लेयर उसमें शामिल हैं, लेकिन चीदा ममालिक जो उसके अंदर हैं, उसके अंदर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड शामिल हैं, और एक आध प्लेयर नेपाल की तरफ से है और दीगर मुल्कों की तरफ से भी है। तो ये 12 टीम इंटरनेशनल, जिसके अंदर अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो वेस्ट इंडीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान की टीम है, श्रीलंका है, और जिम्बाब्वे की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, और इनके अलावा दीगर मुल्क। अच्छा आमिर साहब, सेक्रेटरी का रोल आप इसमें अदा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, काफ़ी मुश्किलात आती हैं ऐसे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको एक वेन्यू भी दे दिया, नेशनल स्टेडियम कराची, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये एक अच्छा फैसला रहा जो आप लोगों को दिया गया?
जी यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनका पिछले जो इवेंट हमारा था जो ओवर 40 वनडे ग्लोबल कप, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मैचेस हमें खेलने की इजाज़त दी और सेमीफाइनल फाइनल भी हमने नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची जो है उसके अंदर हमें एजाज़ मिला कि हमने वो मुनक़िद कराए मैचेस। और इस दफ़ा भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अलाउ किया है और सर्टन डेट्स के ऊपर हमारी उनके साथ कमिटमेंट और बाकायदा एक एग्रीमेंट हो गया है कि जो हम ये मैचेस वहाँ पे कराएंगे। पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन को पीसीबी रिकग्नाइज़ करती है और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका जो आइन है उसमें भी हमारी पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का जिक्र है जो इस वक्त इंटैक्ट है। गो कि पिछला जो आइन बना था जिसमें पिछली हुकूमत के अंदर वो जो है उसमें थोड़ा सा कुछ रद्दोबदल हुआ था और उन्होंने चेंजेस की थी, लेकिन चूंकि अब ये पिछला आइन जो है वो दोबारा बहाल हो चुका है तो एक दफ़ा फिर हम ऑफिशियली जो है पीसीबी के जो है वो एक उसके मशकूर है कि उनके एक आइन का भी हिस्सा है हम। अच्छा, पाकिस्तान टीम के हवाले से थोड़ा बताएं, पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट टीम के हवाले से कि किस किस्म की परफॉर्मेंस की तवक्को रख सकते हैं, क्या टीम बन रही है इस वक्त? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गो के वेटरन क्रिकेट जो है सारी दुनिया के अंदर खेली जा रही है और मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में ये बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इसमें उस उम्र के प्लेयर क्रिकेट में हिस्सा ले रहे होते हैं जो अपना स्ट्रगलिंग फेस जो है वो गुजार चुके होते हैं एजुकेशन वाला, और उसके बाद जो उनका एक यानी 40 साल की उम्र तक जो उनको अपना फैमिली को लेके चलना और अपने आप को इस्टेब्लिश करना, जहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो रहे होते हैं वहाँ से फिर वो क्रिकेट दोबारा अपनी लेके चल रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की खुशनसीबी ये है और दुनिया के कई ममालिक की खुशनसीबी ये है कि हमारे यहाँ लोग क्रिकेट जो है वो छोड़ते नहीं हैं और वो कंटिन्यूटी के अंदर खेलते चले आ रहे हैं, और चाहे वो ओवर 40 क्रिकेट हो, ओवर 50 क्रिकेट हो, ओवर 60 क्रिकेट हो। और अब इंशाल्लाह ताला न्यूजीलैंड के अंदर फरवरी के अंदर 14 फरवरी से लेके और मेरा ख्याल है कोई 23 मार्च तक जो है एक 3 मार्च तक जो है एक इवेंट होने जा रहा है ओवर 70 वर्ल्ड कप, जिसमें अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की तरफ से 4 प्लेयर हमारे हिस्सा ले रहे होंगे और अल्लाह ने चाहा तो वहाँ परफॉर्म भी करके आएंगे। चलें, अल्लाह ने चाहा तो वो परफॉर्म भी करेंगे और यकीनन क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सतह पर हो रही है, और परफॉर्मेंस ज़रूर काउंट करती है क्रिकेट के अंदर। और जिस तरह पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है उस पर ज़रूर परफॉर्मेंस पे भी बात रहेगी। लेकिन आखिरी चंद मिनट रह गए तो एक आखिरी यहाँ पर आमिर सरफराज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन की और उनके साथ जो यानी मुंसलिक लोगों की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनकी काबिशों की वजह से और रीजनल बोर्ड्स की काबिशों की वजह से जो पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट है इस वक्त दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 60 क्रिकेट वर्ल्ड कप के भी चैंपियन रहे हैं। जो लास्ट इवेंट हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला था वहाँ हमने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और सेमीफाइनल के अंदर और ऑस्ट्रेलिया को हराया। और उसके अलावा ओवर 50 रिसेंटली हम जो लास्ट हुआ है वर्ल्ड कप कोलंबो के अंदर श्रीलंका को हरा के आए हैं। और इसके अलावा हम ग्लोबल कप के ऑलरेडी चैंपियन हैं, ये आपकी नॉलेज में पाकिस्तान वेटरन ने हर जगह कमाल किया है। हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। और इस वक्त एशिया कप जारी है और एक बड़ा मार्का अब 21 तारीख को होना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। देखते हैं इसमें कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है और पाकिस्तान एशिया कप का चैंपियन बनता या नहीं बनता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ आमिर सरफराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।